अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर भी जेवलिन के ऊपर ही। आज मैं आपको जेवलिन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कल कर लिए थे और बाकी इंशाल्लाह ताला हम आज कवर करेंगे। कल मैंने आपको डोपिंग तक पढ़ाया था कि डोपिंग का टेस्ट जो है वो लाजमी लिया जाता है और ये किसी भी वक्त जो है वो लिया जा सकता है, यानी कि मुकाबला शुरू होने से पहले या फिर मुकाबले के दरमियान या फिर बाद में भी डोपिंग टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। फिर अब जो है आज मैं पढ़ाऊँगी कि नेज़ा फेंकने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब जिससे नेज़ा फेंकने में मदद मिल सके। हाँ जी, नेज़ा फेंकने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नेज़ा हम थ्रो करने के लिए जो है वो हाथों पर जो है वो कोई पट्टी वगैरह नहीं बांध सकते, हाथों पर कोई ऐसी सपोर्ट देने वाली चीज़ जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते कि उसको हम यूज़ कर सकें जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह जो है मैं उसके अलावा कोई रिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई चोट वगैरह लग जाती है या कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो इन सूरतों में जो है वो हाथ के ऊपर जो है वो पट्टी वगैरह बांधी जा सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलती हूँ कि वो पट्टी जो होगी वो इंतज़ामिया मुहैया करती है, वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो मुहैया करेगी। वो ये चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुकाबला जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो ख़ुद से अपनी ज़ाती कोई भी चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेगा जो कि सपोर्ट दे उस चीज़ को, जैसे कि जिसको जेवलिन थ्रो करने में मदद मिले, जैसे कि जेवलिन जो है उससे दूर जा गिरे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मदद देती हैं जेवलिन को थ्रो करने में। इसके बाद जो है 37 पॉइंट है, अगर मसनूई रनवे हो तो जूतों के नीचे जो स्पाइक्स होते हैं कील की लंबाई 12 मिलीमीटर होगी और अगर कुदरती रनवे हो तो कील की लंबाई जो है 25 मिलीमीटर तक होगी। हाँ जी, मसनूई ग्राउंड जो होते हैं वो आस्ट्रोस्ट्रफ शीट्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि आप टीवी पर अक्सर देखती होंगी जब हॉकी का मैच, स्पेशली हॉकी का मैच करवाया जा रहा होता है तो हॉकी के मैच में आपने देखा होगा कि उसमें जो है वो हॉकी के मैच में ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। ऑस्ट्रोस्ट्रफ शीट के ऊपर वो मैच करवाया जाता है। असल में वो एक कारपेट होता है ग्रीन कलर का, जिस पर जो है वो मैच करवाया जाता है। और अगर मसनूई रनवे हो तो जूतों के नीचे जो स्पाइक्स होते हैं कील की लंबाई जो है वो 12 मिलीमीटर होती है, यानी कि जो जोगर्स होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स यूज़ किए जाते हैं। स्पाइक्स एक स्पेशल कील होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उनकी जो लंबाई होती है वो 12 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 12 मिलीमीटर तक वो होते हैं। इसके अलावा अगर कुदरती रनवे हो तो कील की लंबाई जो है 25 मिलीमीटर तक होगी, यानी कि 25 मिलीमीटर जो है वो उनकी लंबाई होती है और इनको जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो मसनूई रनवे होता है और वो स्पेशली जो है वो बड़ा सपोर्ट करता है जो है वो रनिंग करने में, जेवलिन को थ्रो करने में, लेकिन जो कुदरती होता है वहाँ पर थोड़ी सी एफ़र्ट जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है। लिहाजा वहाँ पर जो जूते यूज़ किए जाते हैं उनके नीचे जो स्पाइक्स होते हैं उनकी लंबाई 25 मिलीमीटर तक होती है। ये तो फ़र्क था जो मैंने आपको बता दिया कि आस्ट्रोस्ट्रफ शीट के जो ग्राउंड बना हुआ होता है आस्ट्रोस्ट्रफ शीट का, उस पे जो है उसमें जो है वो साइड्स पर जो है वो लगाए जाते हैं, खाल से बने हुए होते हैं साइड्स पर, जिसमें पानी होता है और ये पानी जो है वो उस ग्राउंड को प्रॉपर तरीके से जो पानी है वो लगाया जाता है, वक्फे से उसको पानी देते रहते हैं और फिर वो पानी जो है वो साइड्स पर वो जो खाले से बने होते हैं वहाँ पर गिरता है ताकि ग्राउंड के अंदर पानी जमा ना हो। ग्राउंड इस तरह बनाया जाता है कि वहाँ से आस्ट्रोस्ट्रफ से शीट्स जो है वो पानी उस शीट से पानी आसानी के साथ निकल जाए और वो उन एरियाज़ में जो है वो चला जाए। उसके बाद जो है वो 38 पॉइंट है आपका कि किसी भी खिलाड़ी को जो है वो डोपिंग की इजाज़त नहीं होती। उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त लिया जाता है, मुकाबले से पहले जो है या मुकाबले के बाद, यानी उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो कर सकते हैं।
यानी किसी भी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। यह आपने याद चीज़ रखनी है कि किसी भी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट किसी भी वक्त लिया जा सकता है। यानी मुकाबले में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है उनका डोपिंग टेस्ट जो है वो लाजमी लिया जाता है, उनका डोपिंग टेस्ट जो है वो लाजमी ले सकते हैं। और ये उन कंट्रीज़ के सोर्सेज होते हैं जिनसे उनका डोपिंग टेस्ट जो है वो लिया जाता है। पास कंट्रीज़ के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो उनका डोपिंग टेस्ट ले सकते हैं। यानी कि जितने भी उसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, जितने भी उसमें एथलीट्स होते हैं वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका सबके सब जो होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट जो है वो लिया जा सकता है। डोपिंग टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले, उसके दरमियान में या बाद में किसी भी वक्त उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है तो उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो लाजमी लिया जाता है। अगर नेज़ा फेंकने के मुकाबले में बराबरी आ जाए और अगर बराबरी पहली पोजीशन के लिए हो तो उसको हल किया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी पोजीशन के लिए है तो दोनों खिलाड़ियों को दूसरी पोजीशन दे दी जाएगी। हाँ जी, जैसे ही जेवलिन होगा या डिस्कस है या शॉट पुट है, अगर उनमें बराबरी जो है वो फर्स्ट पोजीशन के लिए आती है तो उसको लाजमी हल किया जाता है। लेकिन अगर सेकंड पर होती है, सेकंड पर चाहे 8 प्लेयर्स आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, उन सबको सेकंड पोजीशन दे दी जाती है। इसी तरह थर्ड की पोजीशन की अगर बात की जाती है तो थर्ड पोजीशन में भी अगर 4 खिलाड़ी हैं, 5 हैं, 6 हैं या 10 हैं, उन तमाम के तमाम प्लेयर्स को जो है वो पोजीशंस अलॉट कर दी जाती हैं, उनको पोजीशंस जो हैं वो दे दी जाती हैं। और लेकिन अगर फ़र्स्ट पोजीशन पे बराबरी आ जाए, चाहे वो शॉट पुट हो, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो रेसेस हों, ये तमाम एथलेटिक इवेंट्स में जो फ़र्स्ट पोजीशन होती है लॉन्ग जंप में स्पेशली, उसको हल किया जाता है। और अगर कोई जो है वो सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं तो सबके सबको सेकंड पोजीशंस जो हैं वो अलॉट कर दी जाती हैं। उसके बाद है कि बराबरी हल करने के लिए दूसरी बेहतरीन थ्रो को देखेंगे। अगर दूसरी पर भी फ़ैसला नहीं होता तो जो है वो फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी कोशिश देखेंगे। अगर फिर भी मुकाबला बराबर है तो फिर इनको एक एक कोशिश दी जाती है। जब तक पोजीशन का फ़ैसला नहीं हो जाता मुकाबला जारी रहेगा और एक एक कोशिश देते रहेंगे। हाँ जी, ये बराबरी को हल करने के लिए जो टाई होगी उसको सॉल्व करने के लिए उसकी दूसरी बेहतरीन थ्रो को देखेंगे, जो उसकी सेकंड थ्रो होगी। इसके बाद अगर दूसरी पर फ़ैसला नहीं होता तो फिर जो है वो तीसरी को देखेंगे, फिर चौथी को देखेंगे, फिर पाँचवीं और छठी को। अगर यहाँ पर भी फ़ैसला नहीं हो पाता कि तमाम के तमाम प्लेयर्स बराबर हैं, एथलीट्स जो हैं वो बराबर हैं, तो फिर क्या किया जाएगा कि एक ही कोशिश जो है उनको देते रहेंगे। अगर किसी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज दरकार हो तो एहतजाज लिख कर दिया जाएगा, ज़ुबानी एहतजाज नहीं किया जाएगा। हाँ जी, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करना है, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करनी है कि फ़लाँ प्लेयर ने बेईमानी की है या कुछ भी ऐसा किया है, तो क्या किया जाएगा कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज लिख के रिकॉर्ड करवाया जाएगा। कहा जाएगा कि इसने जो है वो बेईमानी की है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए। और जो भी बेईमानी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करवाया जाएगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न जब आप जमा करवाया जाएगा तो इसके ख़िलाफ़ साथ ही $50 जो हैं वो दिए जाते हैं। और अगर तो एहतजाज दुरुस्त होता है तो वो $1 वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर एहतजाज गलत होता है तो वो ज़ब्त कर दिए जाते हैं और उससे की जो पोजीशन होती है जिसने एहतजाज किया होता है वो भी उससे छीन ली जाती है। दौड़ने का रास्ता रनवे, दौड़ने के रास्ते की जो लंबाई होती है वो कम से कम जो है वो 30 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 36.5 मीटर होनी चाहिए। यानी कि रनवे जो होता है उसकी कम से कम लंबाई कितनी होगी, 30 मीटर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी 36.5 मीटर होगी। रनवे जो है यानी कि दौड़ने का रास्ता जो है, यानी मतवाज़ी लकीरों का दरमियानी फासला 4 मीटर होता है और इन लकीरों की मोटाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। नेज़ा एक कोस के पीछे से फेंका जाता है जिसका निस्फ कुतर 8 मीटर होगा। कोस दोनों मतवाज़ी लाइनों के सिरों पर लगाई जाती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि नेज़ा जो है उसका सेक्टर जो है उसकी सेक्टर की जो लाइनें होती हैं, दरमियानी फासला होता है रनवे का, वो 4 मीटर होता है और मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ ये सेक्टर इस तरह से बनाया जाता है कि आप जब जेवलिन थ्रो करते हो तो एक एथलीट जेवलिन थ्रो करने के बाद सेक्टर की पिछली साइड से बाहर आता है, वो कभी भी फ्रंट साइड से बाहर नहीं आ सकता और ना ही जो सेक्टर की साइड्स बनी होती हैं वो उससे निकल सकता है। अगर वहाँ से निकलता है तो ये फाउल हो जाता है। नेज़े की बनावट, नेज़ा जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक उसका नोकदार सिरा होता है जिसको मेटल हेड कहते हैं, दूसरा सलाख होती है, तीसरी रस्सी की गिरफ्त होती है। सलाख या डंडा धात का होगा, इसका ये सिरा भी धात का होगा और ये लमूत्रा नोकदार तेज़ होगा।
गिरफ्त। रस्सी सलाख या डंडे के मरकज़ी शकल के दोनों तरफ बराबर फासले पर लिपटी हुई होगी। रस्सी की जो चौड़ाई होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होती है। गिरफ्त की मोटाई सलाख के मुहीत की मोटाई से 8 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और गिरफ्त जो है रस्सियाँ सलाख या डंडे के मरकज़ी शकल के दोनों तरफ बराबर फासले पर लिपटी हुई होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर जो है बनावट के बारे में बता देती हूँ, दर्जा बंदी के बारे में कि नेज़े का वज़न जो है वो बुमा गिरफ्त मर्दों के लिए 800 ग्राम मुकर्रर कर दिया गया है और औरतों के लिए 600 ग्राम है। ये पैमाइशें आपने याद रखनी है और इसी तरह आपने इसको लिखना है। नेज़े की लंबाई कम से कम जो है वो 2.60 मीटर होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है औरतों के लिए 2.20 ग्राम होती है। ये कम से कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 270 से 230 तक है, यानी कि 2.70 मीटर मर्दों के लिए है और 2.30 मीटर औरतों के लिए है। इसके बाद है धात वाले सिरे की कम से कम जो लंबाई होती, जहाँ जो थ्रो जिसको किया जाता है और जो मेटल हेड जो है वो ज़मीन पर गड़ के निशान बनाता है, उसकी जो है वो लंबाई मर्दों के लिए 25 सेंटीमीटर, औरतों के लिए भी 25 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 33 सेंटीमीटर और औरतों के लिए भी 33 सेंटीमीटर। गिरफ्त की चौड़ाई कम से कम 15 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फॉल्स फार ऑफ जेवलिन थ्रो, नेज़ा फेंकने के फ़ाउल क्या है। अगर नेज़ा सेक्टर के अंदर नहीं गिरता तो ये फ़ाउल है। नेज़ा कोस के अंदर गिरना चाहिए। नेज़ा फेंकते वक्त कोस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेज़े को गिरफ्त से पकड़ कर फेंकना चाहिए। अगर देखें नेज़ा अगर सेक्टर के अंदर नहीं गिरता, अगर सेक्टर की साइडें जो लाइन्स होती हैं, अगर उनके बाहर गिर जाता है, साइड बैक वाली साइड से गिर जाता है तो ये फाउल हो जाता है, ठीक है। नेज़ा कोस के अंदर गिरना चाहिए, जो कोस लगाई जाती है इसके अंदर ही गिरना चाहिए, साइड्स पर नहीं गिरना चाहिए। नेज़ा फेंकते वक्त कोस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि खुद क्रॉस नहीं कर सकते। नेज़े को गिरफ्त से पकड़ कर फेंकना चाहिए, गिरफ्त नहीं पकड़ा जाएगा तो ये फाउल हो जाता है। और कंधे के नीचे से फेंकना, नेज़ा फेंकना फाउल है। दस्ताने पहनकर नेज़ा फेंकना फाउल है। हाथों या उंगलियों पर पट्टी बांध कर नेज़ा फेंकना फाउल है। नेज़ा घूम कर नहीं फेंका जाएगा। अगर नेज़े की नोकदार ज़मीन पर नहीं लगती तो ये फाउल होगा। अगर नेज़ा ज़मीन पर नहीं गिरता तो एक खिलाड़ी रनवे छोड़ देता है। नेज़ा फेंकते वक्त जूतों का नाजायज़ इस्तेमाल, यानी स्प्रिंग वाले जूते इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेज़ा एक हाथ से फेंका जाएगा, दोनों हाथों से फेंकना फाउल है। ताकतवर अद्वियात खाकर नेज़ा फेंकना फाउल है। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिससे नेज़ा फेंकने में मदद मिले फाउल है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह ताला हम अपने नए लेक्चर के साथ, नई गेम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है इसको काइंडली याद कर लिया करें और कमेंट्स अपना रोल नंबर जो है वो ज़रूर मेंशन किया करें। इससे पता चलता है कौन से बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट जो है वह बाद मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बहुत से बच्चे बात भी करती हैं, मैं इनको बता भी देती हूँ अगर कुछ मसला हो। ये अब आपकी बुक की रिवीजन हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है वो नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।